Good morning, students. Today we are starting with a new chapter from this unit of diversity in the living world, that is chapter 4, Animal Kingdom. As you know, this is the fifth kingdom according to Whitaker's 5 kingdom classification, and he classified these kingdoms on the basis of characteristic features. Animal kingdom is a very diverse kingdom. बहुत सारी varieties देखने को मिलती हैं इस kingdom में. Let's talk about these diversities first. Starting with diversity on the basis of habitat. Habitat मतलब जहाँ पर वो animals रहते हैं. Habitat के basis पर animals को दो categories में divide किया जा सकता है. First is aquatic and second is terrestrial. Aquatic animals में भी बहुत सारी categories होती हैं क्योंकि water bodies में बहुत सारे zones होते हैं. Aquatic animals को हम further divide कर सकते हैं 3 categories में. First, free floating. In second category, animals are found in the middle part of the water bodies. And third zone is benthic zone, मतलब सबसे bottom वाला area water bodies का. Free floating मतलब surface पे float करेंगे. इसके examples हैं डेफनिया और साइक्लोप्स. ये दोनों ही zooplankton में आते हैं. सेकेंड कैटेगरी को हम नेक्टोन्स भी बोल सकते हैं. इसमें ज़्यादातर फिशेस रहती हैं, मतलब वाटर बॉडीज़ का जो मिडिल पार्ट होता है, ना सरफेस और ना बॉटम, उधर ज़्यादातर फिशेस रहती हैं. थर्ड कैटेगरी है हमारी बेंथिक जोन. बेंथिक जोन में हम स्टारफिश का एग्जांपल ले सकते हैं. ये सबसे नीचे पानी में रहते हैं, मतलब बॉटम एरिया में. जैसे एक्वेटिक एनिमल्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वैसे ही टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में फर्स्ट कैटेगरी हमारी है फोसोरियल. इसमें बरोइंग एनिमल्स आते हैं सारे जो सॉइल के अंदर रहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म और रैबिट्स. सेकेंड कैटेगरी इज कर्सोरियल. कर्सोरियल में सारे फास्ट रनिंग एनिमल्स आते हैं, मतलब जो बहुत तेज भाग सकते हैं, जैसे कि हॉर्स और डियर. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में स्केंसोरियल एनिमल्स आते हैं जो कि वॉल पर क्लॉड कर सकते हैं, जैसे कि लिजर्ड्स. इसके अलावा अर्बोरियल ट्रीज पे क्रॉल कर सकते हैं, जैसे कि कैमेलियन. और जो एनिमल्स ट्रीज पर रह सकते हैं कुछ टाइम के लिए, वो भी अर्बोरियल में काउंट किए जाते हैं, जैसे कि मंकीज. एरियल में वो सारे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स आते हैं जो हवा में कुछ देर के लिए रुक सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स. बिकॉज बर्ड्स कैन स्टे इन एयर फॉर अ वाइल, सो दे आर इंक्लूडेड इन एरियल एनिमल्स. ये इतनी सारी वेराइटीज तो सिर्फ हैबिटेट के बेसिस पर है. अब हम बात करते हैं वेराइटी ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दिस कंसिस्ट ऑफ 3 levels of organization. First is cellular level of organization, second is tissue level of organization, and third is organ level of organization. इसको easy way में समझने के लिए आपको ये समझना है कि बेसिकली 5 लेवल्स होते हैं. सबसे पहले सेल्यूलर लेवल, फिर टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन फाइनली ऑर्गेनिज्म. ये पूरा सिस्टम जो है ये हायर ऑर्गेनिजम्स और लोअर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करता है. इस सिस्टम का मतलब ये है कि बहुत सारे सेल्स जब मिल जाते हैं, जब सेल्स का ग्रुप मिल जाता है तो वो टिश्यू फॉर्म करते हैं. इसी तरह जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन फॉर्म करते हैं. ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और जब ऑर्गन सिस्टम मिलकर वर्क करते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल्यूलर लेवल
जो है वहाँ पर वो ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं जो सिर्फ सेल्स से बनते हैं। यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होते कि वो मिलकर टिश्यू बना लें। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यूज सेल्स का ग्रुप होता है, वो वर्क करते हैं, अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स नहीं बनाते। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन्स साथ में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिससे हायर ऑर्गेनिजम्स को इस लेवल में रखा जाता है, क्योंकि हायर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कोऑर्डिनेट कर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, सो अब हम सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल को डिटेल में पढ़ते हैं। सेल्यूलर लेवल में सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है। अगर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को सेल्यूलर लेवल में है तो सेल्स अपने खुद के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे इंडिविजुअली, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर काम नहीं करेंगे। मीन्स ईच सेल इज गोइंग टू वर्क ऑन इट्स ओन। इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस की बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, लेकिन वो सब इंडिविजुअली अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके नहीं परफॉर्म करते कि चल तू रेस्पिरेशन कर ले, मैं एक्सक्रीशन कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पर। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब अगर टिश्यू किसी ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली बहुत सारे सेल्स मिलकर वो टिश्यू बना रहे हैं, इसलिए वो एक से ज़्यादा सेल्स हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सेल्स अपने काम इंडिविजुअली कर रहे थे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करते हैं। सेल्स का ग्रुप मिलकर टिश्यूज बना लेता है, फिर वो टिश्यू अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज एक्सेट्रा। टिश्यू लेवल का एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा में सेल्स मिलकर टिश्यूज फॉर्म करते हैं, लेकिन हाइड्रा में कोई ऑर्गन नहीं होता। अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ऑर्गन है, टिश्यूज से मिलकर बनता है ऑर्गन, और टिश्यूज बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं। ऑर्गन सिस्टम में कोऑर्डिनेशन होता है टिश्यूज के बीच में, जैसे टिश्यू सिस्टम में सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा था। कोऑर्डिनेशन जब टिश्यूज में होता है तो वो ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, हर ऑर्गन अपना इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन दूसरे ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेट करके। एक ऑर्गन अगर लोकोमोशन का काम कर रहा है तो दूसरा ऑर्गन कोई और काम करेगा, जैसे डाइजेशन करेगा या एक्सक्रीशन करेगा, लेकिन वो सेम काम नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है, इसीलिए ऑर्गेनिजम्स की बॉडी इतने अच्छे से वर्क कर रही है। अगर सारे ऑर्गन्स एक ही फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएं, जैसे सब रेस्पिरेशन करने लग जाएं, तो बाकी के फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? इसीलिए ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और फंक्शंस डिवाइड करके अपना अपना काम करते हैं। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमको हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल्स है हायर ऑर्गेनिजम्स, हायर एनिमल्स, ह्यूमंस भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ही आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉडी प्लान। Variety on the basis of what exactly the body is made up of. इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सेल्स मिलकर बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेवल की तरह होते हैं सेम। सेल्स अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन उनमें नहीं होता। डिवीजन ऑफ लेबर इस कैटेगरी में नहीं है। इसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस।
Next is blink sac body plan. They have only one opening for both ingestion of food and egestion of food, that is excretion. खाना अंदर लेने के लिए और एक्सक्रीट करने के लिए इनके पास एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है, मतलब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है. एग्जाम्पल हाइड्रा. प्लीज लुक एट द डायग्राम. ये हाइड्रा की बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है. हाइड्रा की बॉडी में आप ऊपर की तरफ ओपनिंग देख सकते हो. ये जो ओपनिंग है इससे ही वो लोग इजेस्ट करते हैं और एक्सक्रीट करते हैं. तो मतलब सिर्फ एक ही ओपनिंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है. और जो आप सैक लाइक बॉडी स्ट्रक्चर देख रहे हो इसीलिए इसको बोला गया है बिग सैक बॉडी प्लान. Our next category is tube within a tube. Tube within a tube body plan में complete digestive system होता है. सारे organs और organ system present होते हैं जैसे कि alimentary canal, intestines, anus etc. और tube within a tube body plans सारे higher animals में देखने के लिए मिलता है including humans. जैसे हमारे human body में सारे ऑर्गन्स हैं, ट्यूब्स हैं, सब कुछ है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. तो हमारा बॉडी प्लान कैसा हो गया? ट्यूब विद इन अ ट्यूब. माउथ, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन्स, स्टमक सब इसमें आता है इंक्लूडिंग एनस. In the next video, now we'll talk about symmetry and coelom.